नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज हम हमारा नया चैप्टर कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वो रेजिस्टेंस वाले वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। साथ ही आई बटन पे भी रेजिस्टेंस के प्लेलिस्ट की मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप मेरे रेजिस्टेंस वाले सारे वीडियो देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर जो कि क्या है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसके बारे में भी हम कई भागों में जानेंगे। ठीक है, अलग अलग चैप्टर में देखेंगे। तो आज हम कैपेसिटर के बेसिक परिचय और किस प्रकार कैपेसिटर का निर्माण होता है, किस किस प्रकार के कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के क्या काम होते हैं वगैरह आज के वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ का अगला चैप्टर लेके आऊँ, अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हमारा थर्ड चैप्टर है अध्याय 3, जो कि है कैपेसिटर या कंडेंसर। ठीक है, कैपेसिटर या कंडेंसर। अब कैपेसिटर या कंडेंसर की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिस समय इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई 600 ईसा पूर्व पहले, तो उस समय क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वो कौन सी थी? स्थितिज इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या प्रॉब्लम था कि वह बन तो जाता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या होता था? डिस्चार्ज हो जाता था, यानी कि खत्म हो जाता था। तो क्या हुआ, उसको स्टोर करने के लिए, कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक इसी सिद्धांत पर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, साइंटिस्टों ने देखा कि ये तो थोड़ी देर रुकने के बाद अपने आप ख़त्म हो रहा है, क्यों ना कोई ऐसा डिवाइस हो जिससे कि हम इसको स्टोर करके रख सकें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इसका उपयोग कर सकें। तो इसी तर्ज पे क्या हुआ, कैपेसिटर का निर्माण हुआ। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। ईसा से 600 वर्ष पूर्व ग्रीक देश में स्थितिज विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये विद्युत उत्पन्न होने के कुछ देर बाद समाप्त हो जाती थी। इसलिए इसे एकत्रित करने के लिए किसी डिवाइस की आवश्यकता महसूस हुई। तब सबसे पहले, ठीक है, कैपेसिटर का खोज हुआ। किसने करा? वेन मुसेन ब्रॉक ने। किसने? वेन मुसेन ब्रॉक ने सन 1776 में। कब किया? सन 1776 में किसकी खोज करी? कैपेसिटर की। जो वेन मुसेन ब्रॉक ने जिस कैपेसिटर का खोज किया उसको क्या कहा गया? लेडेन जार कैपेसिटर। क्या कहा गया? लेडेन जार कैपेसिटर कहा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि सब कैपेसिटर की खोज कब हुई? ठीक है, तो कब हुई थी? 1776 में। कैपेसिटर के जनक किसको माना जाता है? वेन मुसेन ब्रॉक को। ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटर का क्या नाम है? सबसे पहले कैपेसिटर का नाम है लेडेन जार कैपेसिटर। क्या है? लेडेन जार कैपेसिटर। अब ये बहुत सिंपल सा कैपेसिटर होता था। इसमें क्या होता था, एक कांच की बोतल होती थी। ठीक है, जैसे कि ये एक कांच की बोतल है और इसके अंदर क्या होता था, पानी भर दिया जाता था। ठीक है, और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते थे और ढक्कन के बीच में एक छोटा सा छेद करके किसी लोहे का कोई तार या कुछ डाल दिया जाता था और बाहर से, ये जो बाहरी एरिया है इसका, इस पे क्या है, फॉयल डाल देते थे। क्या डालते थे? फॉयल। क्या लगा देते थे बाहरी हिस्से में? एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, अंदर इन्होंने पानी भर दिया, ढक्कन लगा दिया, कांच का बोतल, और इस तरह से इस कैपेसिटर का निर्माण हुआ। दोस्तों, अगर आप
इस कैपेसिटर, अगर आप चाहते हैं कि इस कैपेसिटर को मैं बना के आपको बताऊं, इसका प्रैक्टिकल करके बताऊं, तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे इसके लिए 10 कमेंट चाहिए, कम से कम 10 कमेंट चाहिए। अगर 10 कमेंट आते हैं कि लेडेन जार कैपेसिटर बना के दिखाइए, तो मैं इसको बना के नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके सामने ही बनाऊंगा और प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा लेडेन जार कैपेसिटर का। ठीक है, बस मुझे 10 कमेंट चाहिए दोस्तों। 10 कमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा हूँ, छोटे सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये देखना है लेडेन जार कैपेसिटर कैसे काम करता है, तो आप मुझे 10 कमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो क्या हुआ, इस तरह से पहले कैपेसिटर का निर्माण हुआ। एक कांच की बोतल जिसके अंदर पानी, ढक्कन लगा के एक जो भी इलेक्ट्रोड डाल दिया गया, बाहर से कोई मतलब मेटेलिक फॉयल लगा दिया गया। इस तरह से लेडेन जार कैपेसिटर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? लेडेन जार कैपेसिटर का। तो जो लेडेन जार कैपेसिटर है, ये क्या होता है दोस्तों, बहुत पावरफुल होता है तो छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सकता है। किसमें? लेडेन जार में। अगर कमेंट आते हैं मैं ये बनाता हूँ, तो आपको मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्टोर करते हैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें कम जगह में अधिक विद्युत चार्ज किया जा सकता था, मतलब छोटी सी चीज़ में बहुत सारे विद्युत को इकट्ठा किया जा सकता था। इसलिए वैज्ञानिक वोल्टा जिसके नाम पे वोल्टेज का नाम पड़ा, वैज्ञानिक वोल्टा ने इसे सन 1982 में कंडेंसर का नाम दिया। किसका नाम दिया? कंडेंसर, यानी कि संधारित्र एकत्रित करके रखने वाला, कंडेंसर नाम दिया। तो कैपेसिटर का नाम कंडेंसर कैपेसिटर कब रखा गया? सन 1982 में। उससे पहले क्या कहा जाता था? लेडेन जार। ठीक है, चलते नेक्स्ट। उसके बाद जब इन्होंने कंडेंसर का नाम दिया, उसके बाद एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फेराडे, जिन्होंने फेराडे का नियम दिया था, जो नियम हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, माइकल फेराडे ने विद्युत और कैपेसिटेंस की प्रकृति का निर्धारण किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटर के अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगा, इस संबंध में इन्होंने एक नियम निर्धारित किया, जिसे बाद में कैपेसिटर की जिस कारण बाद में कैपेसिटर की इकाई फेरड, मतलब माइकल फेराडे के नाम पे फेरड नाम दे दिया गया। माइकल फेराडे ने क्या करा था? माइकल फेराडे ने विद्युत और कैपेसिटेंस की प्रकृति का निर्धारण किया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस की प्रकृति का निर्धारण किया था, जिस कारण कैपेसिटर मेज़र करने की इकाई को फेरड का नाम दे दिया गया। अब देखो दोस्तों, इस कैपेसिटर के अंदर 3 लोग इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट जिन्होंने इसका आविष्कार किया वो कौन थे? वेन मुसेन ब्रॉक। ठीक है, नेक्स्ट जिन्होंने कैपेसिटर का नाम दिया वो कौन थे? वैज्ञानिक वोल्टा। ठीक है, और थर्ड जिनके नाम पर कैपेसिटर की इकाई बनाया गया, मतलब मेजरमेंट इकाई बनाया गया, वो कौन थे? माइकल फेराडे। ठीक है, तो फेराडे के नाम पर इकाई को, मतलब कैपेसिटेंस की इकाई को फेराडे के नाम पे रख दिया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है कैपेसिटर के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के क्या क्या कार्य होते हैं। तो कैपेसिटर का सबसे पहला काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करना, जैसा कि इसका नाम है कंडेंसर या कैपेसिटर, मतलब ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करके रखता है। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा है डीसी को रोकना, मतलब और एसी को पास करना। मैंने आपको सप्लाई के बारे में बताया, 2 प्रकार का होता है, एक डीसी डायरेक्ट करंट, दूसरा एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आगे हम इसको और डिटेल से पढ़ लेंगे।
ठीक है। ये डीसी और एसी पूरा उसमें चलेगा, हमारे कोर्स में चलेगा, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डीसी को रोकता है और एसी को पास करता है। तीसरा काम, दो विभागों को जोड़ना, मतलब दो अलग अलग विभाग है। मान लो कोई एक सर्किट है जिसमें एक ट्रांसमिशन सेक्शन है और एक कौन सा है, रिसीविंग सेक्शन है। मतलब एक किसी चीज़ को रिसीव करता है, दूसरा किसी चीज़ को ट्रांसमिट करता है। ये दो विभाग हो गए। तो दो विभागों को क्या करता है, ये जोड़ता है। कौन, कैपेसिटर। उसके बाद तीसरा क्या है, अवांछित फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करना। जैसा कि मैंने आपको इसीलिए वेव या तरंग वाला चैप्टर पढ़ाया था। जो अवांछित फ्रीक्वेंसी है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें क्या होता है, बहुत से फ्रीक्वेंसी मौजूद होता है, बहुत सारे हैं। जैसे कि अपने जितने टीवी चैनल है सभी इसी वायुमंडल में ही उपस्थित है, ठीक है। उसके अलावा पुलिस वालों के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, वायरलेस वॉकी टॉकी, फ़ोन के सिग्नल, रेडियो के सिग्नल, इस तरह से बहुत सारे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमारे वायुमंडल में होता है। अब हम कोई रेडियो लाते हैं जिसमें हम ओनली FM 94 सुनना चाहते हैं, लेकिन अब रेडियो में क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी रिसीवर होता है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। अब अगर रेडियो मतलब कैपेसिटर से हम एक फिल्टर सर्किट नहीं बनाए तो क्या होगा, रेडियो तो सारे फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। तो उससे क्या होगा, हमें जो एक्चुअल में जो चीज़ देखना होता है या सुनना होगा वो हम सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ मिक्स हो जाएगा तो मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है, कैपेसिटर के थ्रू अवांछित, मतलब जिन फ्रीक्वेंसियों की हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें क्या किया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। तरंग को सिग्नल देना, जो वेव बनता है वो भी कैपेसिटर के थ्रू ही बनता है, या तरंग बनता है उस सर्किट में भी कैपेसिटर का उपयोग होता है, ठीक है। तरंग का आकार उलटना, मतलब जो वेव बनते हैं, एक मिनट में दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक वेव यूँ बन रहा है, ठीक है। अब इसको हमें उल्टा करना है, तो ये इसके बीच में कैपेसिटर से सर्किट बना के क्या किया जाता है, वेव को उल्टा कर दिया जाता है, मतलब तरंग के आकार को भी उलट देता है। कौन, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के कार्यों में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिले टाइम उत्पन्न करना, मतलब डिले टाइम, जैसे मान लो कोई हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, उसमें एक LED लाइट लगी हुई है, एक कोई LED लगी हुई है, LED बल्ब, ठीक है। उस बल्ब को हमें चलाना है कि 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाए और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाए। जो उसका ऑफ टाइम होता है उसे क्या कहते हैं हम, डिले टाइम, मतलब कितनी देर का डिले, कितना लेट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिले टाइम। तो कैपेसिटर डिले टाइम भी उत्पन्न करता है, ठीक है। 8वां काम है ट्यून रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी रिसीविंग के लिए भी काम करता है। 9वां है फिल्टरेशन, मतलब सिग्नल को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। 10वां काम है मोटर स्टार्टर के रूप में, मतलब मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। जैसे आपके पंखे में कंडेंसर या कैपेसिटर लगा होता है, जब वो ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, पंखा धीरे धीरे घूमता है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए, मतलब पंखे को चलाने के लिए भी या मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। तो ये होते हैं कैपेसिटर के कार्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कैपेसिटर की बनावट, मतलब कैपेसिटर कैसे बना होता है। कैपेसिटर की बनावट, दो धातु के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को रख दिया जाता है। डाइलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ना हो, इंसुलेटर पदार्थ, इंसुलेटिंग पदार्थ, ठीक है। तो दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को रख दिया जाता है, फिर उसे इंसुलेटिंग कवर में बंद कर दिया जाता है, उसे कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। कैपेसिटर या कंडेंसर का नाम उसमें प्रयोग किए जाने वाले डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के अनुसार लिया जाता है।
जैसे कोई क्या हुआ, दो प्लेट, एक धातु की प्लेट ये, एक प्लेट ये, ठीक है। इसके बीच में क्या रख दिया इन्होंने, इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का क्या सैंडविच बना दिया, ठीक है। एक तरह से ये सैंडविच बना दिया इसको। तो दो बना दिए, एक मेटल की परत, दूसरी मेटल की परत, बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रख दिया। तो इस तरह से एक सैंडविच बना दिया, ठीक है। और दो टर्मिनल बाहर निकाल दिए, जैसे कि एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। तो इस तरह से कैपेसिटर का निर्माण हुआ। अब कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, अलग अलग कैपेसिटर आते हैं, तो उनका नाम कैसे मतलब निर्धारण होता है, उनका मान निर्धारण होता है जो प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये वाला, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल भी बोल दो सिंपल भाषा में। इसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार कैपेसिटर का नाम रखा जाता है या नाम बोला जाता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, किसी कैपेसिटर द्वारा विद्युत चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। मतलब कोई पर्टिकुलर एक कैपेसिटर कितनी ऊर्जा को स्टोर कर सकता है उसे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहेंगे। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। यानी कि किसी सर्किट में अगर कहीं सी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इस जगह पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके। तो इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस मापने की इकाई फेराड होती है, जैसा कि मैंने बताया माइकल फेराड के नाम पे रखा गया। कैपेसिटेंस को मेज़र करने की इकाई फेराड होती है। फेराड क्या होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ी इकाई है, मतलब बहुत बड़ी, जैसे मेगा ओम सबसे बड़ी इकाई होती थी, मेगा गीगा, तो उसी तरह फेराड बहुत बड़ी इकाई है। तो इतनी बड़ी फेराड वाली कैपेसिटर हमारे पास हमारी यूज़ नहीं आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसकी छोटी इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं, जो कि है किलो माइक्रोफेराड, ठीक है। कौन कौन से, किलो माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड, किलो पिकोफेराड, पिकोफेराड या नैनोफेराड, ठीक है। अब इसमें संबंध वही जो रेजिस्टेंस वाला होता था, 1000 पीएफ बराबर यानी कि पिकोफेराड। आपने सुना होगा दुकान वाले टीवी वालों को कि पीएफ कहते रहते हैं, पीएफ जल गया, पीएफ खराब हो गया, पीएफ नहीं मिला, तो वो पीएफ मतलब पिकोफेराड, पिकोफेराड का मतलब कैपेसिटर, ठीक है। तो ये होता है पीएफ। तो 1000 पीएफ बराबर 1 किलो पिकोफेराड या 1 नैनोफेराड। 1000 नैनोफेराड बराबर 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। 1000 माइक्रोफेराड बराबर 1 किलो माइक्रोफेराड, ठीक है। 1000 किलो माइक्रोफेराड बराबर 1 फेराड। 1000 किलो माइक्रोफेराड बराबर 1 फेराड होता है, ठीक है। ये होता है कैपेसिटर का संबंध। मतलब जिस तरह से हम 1000 किलो ओम बराबर 1 किलो ओम बोलते थे उसी प्रकार है। नेक्स्ट चलते हैं, कैपेसिटर का कार्य सिद्धांत। अब कैपेसिटर काम कैसे करता है, ठीक है। कैपेसिटर काम कैसे करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने, वही क्या काम आता है कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने तथा बाद में पुनः देने की क्षमता रखता है, मतलब जैसा कि इसका काम है, ठीक है। इसे कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कहते हैं। मतलब अगर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, चार्जिंग। और कैपेसिटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग। जैसे हम कहते हैं ना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल चार्ज हो रहा है, उसी तरह से कैपेसिटर में जब सप्लाई भरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग। जब कैपेसिटर से सप्लाई निकालते हैं, लेते हैं, तो उसे डिस्चार्जिंग कहते हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर को एसी व डीसी सप्लाई देने पर अलग अलग, मतलब कैपेसिटर, जैसे कि मैंने जब बताया आपको कैपेसिटर के कार्य
ठीक है, उसमें बताया था AC को पास रोकता है और DC को पास करता है। तो क्या होता है, जब कैपेसिटर को AC या DC सप्लाई देते हैं तो दोनों में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जब हम किसी कैपेसिटर को सप्लाई सोर्स से जोड़ते हैं तो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच एक दबाव उत्पन्न होता है। जैसे हमने कैपेसिटर के टर्मिनल पे सप्लाई लगाया, जैसे कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, अब इसके टर्मिनल पे हमने सप्लाई जोड़ दिया, ठीक है। जैसे हम कैपेसिटर की टर्मिनल सप्लाई से जोड़ते हैं, दोनों प्लेटों के बीच एक दबाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। जिस दबाव प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखा होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें बताया जैसे कि कैपेसिटर क्या है, एक तो कंडक्टर प्लेट ये है, एक ये है, बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो क्या होता है, जब हम इसमें सप्लाई जोड़ते हैं तो बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के कारण कैपेसिटर में से होकर धारा नहीं बह पाएगी, क्योंकि सर्किट ही नहीं बन पाता। ठीक है, तो एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होने लग जाता है। अब धारा तो बहेगा नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन प्लेटों पे एकत्रित होने लग जाता है। उसका विपरीत चार्ज दूसरे प्लेट पर ऑटोमेटिक ही उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 प्लेट हैं, इसमें ये वाला, अब यहाँ हमने सप्लाई सोर्स जोड़ दिया, यहाँ हमने सप्लाई सोर्स जोड़ दिया। अब मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज एकत्रित होने लग गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जमा होने लग गया, तो दूसरा वाला प्लेट, जो ये वाला प्लेट है, इसमें ऑटोमेटिक ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, क्या था, एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होता है और उसका विपरीत चार्ज दूसरे प्लेट पर होगी। विपरीत मतलब एक पे अगर पॉजिटिव इकट्ठा हुआ तो दूसरे पे नेगेटिव एकत्रित होंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पहले प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स के समान होगी। मतलब पहले प्लेट पे जितने इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे, दूसरे प्लेट पर भी उतने ही इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे। इस प्रकार दोनों प्लेट पर विपरीत चार्ज, मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो जाएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाएगा। जिस समय कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हो रही होती है, उस समय सप्लाई सोर्स से करंट की खपत होती है। मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा, तो चार्ज होने के लिए क्या करेगा, जो भी हमारा सप्लाई सोर्स बैटरी हो या लाइट हो, AC हो या DC हो, उससे सप्लाई लेगा। ठीक है, तो उस समय तो क्या करता है, वो सप्लाई की खपत करता है। लेकिन जैसे ही दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स उतने इकट्ठे हो जाते हैं जितने कि हमारे सप्लाई सोर्स का वोल्टेज है। मतलब अगर हमने कैपेसिटर को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है, कब तक वो बैटरी से सप्लाई लेगा, जब तक कि कैपेसिटर में भी 12 वोल्ट एकत्रित ना हो जाए। जैसे ही कैपेसिटर में 12 वोल्ट का चार्ज एकत्रित हो जाएगा, वो क्या करेगा, सप्लाई खपत करना बंद कर देगा, मतलब बैटरी से सप्लाई लेना बंद कर लेगा। अब उसको एकत्रित करके रख देगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसे वह वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर काम करता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर DC पर कैसे काम करता है और AC पर कैसे काम करता है। ठीक है, साथ ही कैपेसिटर की निर्भरता वगैरह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।